हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज हम इस वीडियो के थ्रू 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये तीनों टॉपिक हमारे एक साथ आपके 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के अंदर हमको कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। हिंदी में मैं इस चैप्टर का नाम आपको बता देता हूं, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय और वित्तीय नियोजन। मतलब हमको क्या करना है, पैसे की मैनेजमेंट सीखनी है। पैसे को हम आपके बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं हिंदी में वित्त। क्या बोलते हैं? वित्त। वित्त को इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंस। मतलब हमको फाइनेंस की मैनेजमेंट, फाइनेंस की ही डिसीजंस और फाइनेंस से रिलेटेड ही क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमको ये चैप्टर क्यों स्टडी करने को मिल रहा है। देखिए, एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। उन सारी एक्टिविटीज को करने का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है। पैसा बोले तो फाइनेंस। हमको फाइनेंस की जरूरत होती है। तो उस फाइनेंस को लेकर ही हमको क्या सीखना है कि उस फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसा किया जाए, उस फाइनेंस को लेकर डिसीजंस कैसे लिए जाएं, उस फाइनेंस को लेकर प्लानिंग कैसे की जाए। तो हम अब सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंस का अपने को मैनेजमेंट कैसे करना है। सिंपल सी बात है, बिजनेस में काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। सारी एक्टिविटीज का पर्पस प्रॉफिट कमाना, और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है। तो हमको पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और उस पैसे के मैनेजमेंट के करने को लेकर हमारे सामने सबसे पहले तीन क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमने जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज करनी है, उन सारी एक्टिविटीज के लिए पैसा कहां से आएगा। दूसरी बात, पैसा आने के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। ठीक है, पैसा पहली बात तो कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ये हम यहां पे पता लगा लेते हैं। कितनी पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत को पता करने के बाद हम ये पता करते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज से पैसा आने वाला है। तीसरी बात, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती हैं किस लिए होती हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। जब भी प्रॉफिट होगा तो अब हमको इस प्रॉफिट में से ये भी क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि इसमें से कितना प्रॉफिट हम बांट दें और कितना प्रॉफिट हम बिजनेस के अंदर होल्ड करके रख लें। क्योंकि बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होता है, सारा का सारा प्रॉफिट कोई भी बिजनेस अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं करता है। तो जितना भी प्रॉफिट होगा, अब हमको यह भी सीखना है कि इस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हमको डिवाइड करना है और कितना प्रॉफिट हमको बिजनेस में होल्ड करके रखना है। तो बिजनेस के अंदर फाइनेंस के मैनेजमेंट को लेकर, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर हमारे सामने तीन क्वेश्चंस आकर खड़े होते हैं। पहली बात, कितनी फाइनेंस की जरूरत है। मतलब हम फाइनेंस की नीड की बात सबसे पहले नंबर पे करेंगे, कितनी फाइनेंस की जरूरत है। फिर उस फाइनेंस का पैसा आएगा कहां से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। फिर बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम कितना डिवाइड करेंगे और कितना होल्ड करके रखेंगे। तो ये सारी बातों के जवाब हमको कहां मिलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक जो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये सिर्फ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे सामने ये तीन क्वेश्चंस आते हैं, कितने पैसे की जरूरत है, रिसोर्सेज क्या होंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का हम डिवीजन कैसे करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या भूमिका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वित्तीय प्रबंध की। तो पहला रोल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अदा करता है, क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ द फिक्स एसेट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमको यह पता लग जाता है कि अपने को फिक्स एसेट्स कितनी चाहिए। फिक्स एसेट्स कितनी चाहिए तो फिक्स एसेट्स के अंदर लगाने के लिए पैसा कितना चाहिए। तो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला रोल है, वो यही पता करना है कि फाइनेंस जो हमारी फिक्स्ड
एसेट्स हैं, उस फिक्स एसेट्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है, निर्धारण हो जाता है कि कितनी फिक्स एसेट चाहिए और उन फिक्स एसेट्स के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। प्लांट में कितना पैसा लगाना है, मशीन में कितना पैसा लगाना है, फर्नीचर में कितना पैसा लगाना है। जितने भी हमारी ऐसी एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है, हम उनका डिटर्मिनेशन कर लेते हैं और उनके लिए कितना कितना पैसा चाहिए होगा। इन सारी बातों का जवाब हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाता है। दूसरी बात, डिटर्मिनेशन ऑफ द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको पता है क्या क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, ये सारी के सारे टॉपिक हमारे अकाउंट्स के हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे करंट एसेट्स के हुए। तो करंट एसेट्स का भी डिटर्मिनेशन हमको करना होता है। हमको ये पता लग जाता है कि डेटर्स में कितना टाइम तक पैसा लगा रहता है, स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो हमको पता लगाना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही थ्रू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको ये बता देता है कि हमको करंट एसेट्स के लिए कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होगा और उसका डिटर्मिनेशन कैसा होगा। ये सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमको जवाब मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। देखो, पहले दो स्टेप्स में हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पता लगाया, फिक्स्ड एसेट्स के लिए कितना पैसा आएगा, कितना चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी चाहिए, पैसा कितना चाहिए। करंट एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, पैसा कितना चाहिए होगा, पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का पता लगाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। फिर शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि हमारे पास शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म के अंदर ये सारी बातें हमको मिल जाती है। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि हम किसी से पैसा उधार ले लें 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, क्रेडिटर्स बन जाएं, किसी से हम गुड्स सप्लाई ले लें, उनको पेमेंट हम 5 महीने के बाद दें, तो वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। तो थर्ड नंबर पे आकर हमको लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज की डिटर्मिनेशन करनी होती है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं और शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। इसके बाद हमको फोर्थ नंबर पे ये देखना होता है कि वेरियस डिटर्मिनेशन को करनी होती है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की। लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कौन से रिसोर्सेज हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक के लॉन्ग टर्म के लिए हुए हमने लोन, ये सारे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज होते हैं। प्लस रिटेन्ड अर्निंग, ये सारे हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज। इन सारे रिसोर्सेज को भी हम डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं कि यहां से कहां से कितनी कितनी मात्रा में हमारे लिए पैसा आ सकता है, ठीक है। फिफ्थ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डिफरेंट आइटम्स होती हैं हम उनको भी निर्धारण कर लेते हैं, उसकी भी डिटर्मिनेशन पहले से ही एडवांस में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं, क्योंकि हमने कहीं से लोन लिया है या डिबेंचर्स की वजह से पैसा हमारे पास आया है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना होगा। अब इंटरेस्ट हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, फिक्स एसेट्स के ऊपर। अब फिक्स एसेट्स के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उसके साथ डेप्रिसिएशन भी तो सोचना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन की कहानी कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से डिस्काउंट की बात आती है, डिफरेंट आइटम्स के ऊपर हमारे पास डिस्काउंट का टॉपिक भी आता है और डिस्काउंट हमारा रिलेट होता है लिक्विडिटी के साथ। तो ये सारी बातें करते हुए हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वेरियस आइटम्स को भी आइडेंटिफाई हमको करना होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ इतनी सी बात सीखी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। पहला रोल, फिक्स एसेट का निर्धारण करो, फिक्स एसेट्स कितनी के चाहिए, कौन कौन सी चाहिए, पैसा उसके लिए कितना चाहिए होगा। दूसरी बात, करंट एसेट्स में पैसा कहां कहां लगने के लिए चाहिए। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कौन से हैं, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कौन से हैं। चौथी बात, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज कौन से हैं। फिर पांचवी बात, वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी हमने डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको कौन कौन सी आइटम्स लिखनी पड़ सकती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस। तो अगर हम किसी भी फाइनेंस
मैनेजर से बात करें, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर से अगर हम पूछें कि तुमको कौन से मेन ऐसे डिसीजंस बिजनेस में लेने पड़ते हैं फाइनेंस को लेकर, तो उसका जवाब होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, मतलब विनियोग निर्णय, फिर वित्तीय निर्णय, फिर तीसरा है लाभांश से संबंधित निर्णय। किसी भी फाइनेंस मैनेजर को ये तीन डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट लेने होते हैं। तो इस वीडियो में जो हम अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल डिसीजंस का हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यस, अब हम सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस का, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? बिजनेस में हम जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट चाहे हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में किया हो या शॉर्ट टर्म एसेट्स में किया हो, या मतलब या हमने फिक्स एसेट्स के पैसे लगाने के रिलेटेड बात कर रहे हैं या करंट एसेट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, हमको दोनों जगह पैसा इन्वेस्ट करना होता है और उसी से रिलेटेड डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डेफिनेटली हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही एक डिसीजंस है। तो डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहली बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं। देखो, किसी भी बिजनेस को जब आप चलाते हो तो उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं जो आपके लंबे समय के लिए काम आने वाली हो। फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं जिसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर सबसे पहले हमको जो डिसीजन लेना होता है वो होता है कैपिटल बजटिंग को लेकर, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आपको ये देखना होगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कितनी कितनी एसेट चाहिए और उनके लिए पैसा कितना कितना लगेगा, ये सारी बातें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही सोचना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेकर लिया जाने वाला डिसीजन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोले तो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कैश कितना रखना होगा, बैंक में पैसा कितना रखना होगा, डेटर्स में कितना पैसा हमारा फंसा रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने होंगे, स्टॉक में कितना पैसा लगा रहेगा, ये होती है हमारी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या काम आती हैं? वर्किंग कैपिटल के। डेली रूटीन के अंदर हमको बहुत सारे लोगों को पेमेंट करना होता है, डेली रूटीन के लिए हमको कुछ पैसा मेंटेन करके भी रखना होता है। तो करंट एसेट्स को लेकर लिया जाने वाला डिसीजन उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमको प्रॉपर्टी के ऊपर लगने वाली कॉस्ट प्लस उसके ऊपर मिलने वाले प्रॉफिट का भी ध्यान रखना होता है। कितनी कॉस्ट आएगी और वो हमको कितना कमा कर देने वाली है, कितनी इनकम हमको देने वाली है, ये बातें हमको ध्यान रखनी होंगी। यहां पर हमको लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म के अंदर हमको लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखना होता है। ठीक है? फिक्स एसेट्स के अंदर जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी प्लस कॉस्ट के ऊपर जो हमको रिटर्न मिलने वाला है, जो पैसा वापस उससे रिकवर होने वाला है, वो कैसे कैसे होने वाला है। ये दोनों बातें कैपिटल बजटिंग में ध्यान रखनी है। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों बातें हमको कहां पे ध्यान रखनी है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो डेफिनेटली हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे पास दो टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहली बात, मतलब हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हुए। जो पहला टॉपिक है जिस बात का हमको ध्यान रखना है वो होता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए की एक मशीन खरीदनी है। अब 50 लाख की मशीन खरीदोगे, 50 लाख आपके बिजनेस में से एक साथ निकलने वाला है। पहली बात, वो मशीन मान लो 10 साल आपके बिजनेस में यूज होने वाली है। क्या आपको लगता है कि 10 साल उस मशीन के ऊपर अब कोई पैसा खर्च नहीं होगा? करना पड़ेगा आपको। मशीन खराब होगी, मरम्मत होगी, इंस्टॉलेशन होगी, काफी सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद भी होते हैं। तो खरीदने के टाइम पर तो खर्चा होने ही वाला है, खरीदने के बाद भी खर्चा होने ही वाला है। तो हमको क्या करना है, पहली बात हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट आपका पैसा मांगता है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर ये देखो कि कितना पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितना पैसा आपका बाहर जाने वाला है। प्लस जिस प्रोजेक्ट पे आपने पैसा लगाया है वो प्रोजेक्ट की वजह से क्या आपकी इनकम होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो डेफिनेटली किस लिए करते हैं? इनकम के लिए। तो जो प्रोजेक्ट आपने लगाया है उससे इनकम भी होने वाली है, मतलब इनफ्लो। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमको इनफ्लो और आउटफ्लो का पहले से ही कंपैरिजन कर लेना चाहिए, ठीक है? तो कोई भी प्रोजेक्ट जो आप लगाने जा रहे हो उससे रिलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को कंपैरिजन हमको कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ रिटर्न। 50 लाख की आपने मशीन खरीदनी है, 50 लाख की आपने मशीन खरीदनी है, ये आपका मान लो पहला डिसीजन है। मान लो हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है हमारे पास 70 लाख का इन्वेस्टमेंट करने का। अब 50 लाख के ऊपर हमको रिटर्न मिले मान लो 10%। ये 50 लाख के ऊपर मान लो हमको हर साल 50,000 का प्रॉफिट हो, इसके ऊपर हमको प्रॉफिट हो मान लो 20%। कौन सा लगाना पसंद करोगे? 70 लाख वाला, क्योंकि 70 लाख रुपए वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आपको कमाई कितने आने वाली है? 20%। इसके ऊपर कमाई कितने आने वाली है? 10%। पर दोनों की इन्वेस्टमेंट देखो अलग अलग है। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50 लाख। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 70 लाख। तो कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले पहले तो ये देख लो कि दोनों के ऊपर पैसा कितना कितना लग रहा है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा था, रेट ऑफ रिटर्न की। जो प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न कितनी मिलने वाली है। देखो, जब भी हम बैंक में भी पैसा लगाते हैं किस लिए लगाते हैं? इंटरेस्ट लेने के लिए। कहीं पर फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, किस लिए कराते हैं? इंटरेस्ट लेने के लिए। रेट ऑफ रिटर्न मतलब पैसे की कमाई आपको वापस में कितने मिलने वाली है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप अपने बिजनेस में लगाने जा रहे हो तो उसके ऊपर ये देख लो कि आपको रिटर्न कितनी मिलने वाली है, वो प्रोजेक्ट आपको कितना परसेंट कमा के देने वाला है। तो ये बात हमको पहले से ही ध्यान रखनी होती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। टॉपिक नंबर 3, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट को लेकर जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसके अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं ये भी ध्यान रखनी होगी। इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसके अंदर कुछ खास बातें और भी होती है जो हमको ध्यान रखनी होती है। पहली बात, इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आप कहीं से मान लो पैसा उठाओगे, उस पैसे के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इनकम प्रोजेक्ट से कितनी आएगी, कितना पैसा इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, मनी आपको कितनी चाहिए होगी, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हो उसके लिए आपको कितना पैसे की जरूरत होगी। तो इन सारे डिसीजंस के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इफेक्ट करने वाले डेफिनेटली 3 फैक्टर्स अभी हमने स्टडी किए हैं। पहला, उस प्रोजेक्ट से कितना इनफ्लो होने वाला है, कितना आउटफ्लो होने वाला है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। दूसरी बात, कितने परसेंट की कमाई हमको होने वाली है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, रेट ऑफ रिटर्न। तीसरी बात, कुछ क्राइटेरिया और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट से लेकर, फॉर एग्जांपल कितना पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, कितना पैसा इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, कितनी इनकम हमको वहां से आने वाली है। तो ये सारे क्राइटेरियाज को देखने के बाद भी हमने क्या करना होता है? ये डिसीजन लेना होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस टॉपिक को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर क्या होता है, हमको
वर्किंग कैपिटल डेली रूटीन के अंदर चाहिए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास 50,000 है, उस 50,000 से आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक आपके पास 2 महीने पड़ा रहा, वो स्टॉक आपने किसी को सेल किया, उसने भी आपको पैसा नहीं दिया, वो आपका डेटर बन गया। डेटर्स में पैसा कितने महीने फंसा रहा, मान लो 2 महीने। थोड़े टाइम के बाद उस डेटर्स ने आपको 1 महीने का बिल रिसीवेबल दे दिया, फिर आपका पैसा 1 महीने के लिए किस में फंसा रहा, बिल रिसीवेबल में। देखो ध्यान से, 2 महीना पैसा स्टॉक में फंसा रहा, 2 महीना पैसा हमारा डेटर्स में फंसा रहा, फिर वो पैसा कन्वर्ट हो गया बीआर में। अल्टीमेटली हमको कैश तो चाहिए उस टाइम पीरियड के लिए। ये जो 5 महीने जो हम कैश लेस हो गए हैं, इस 5 महीने के अंदर जो हमारे पास पैसे की कमी आ जाएगी, वो कहां से पूरी होगी। तो इस 5 महीने की वर्किंग को चलाने के लिए पैसा हमारे पास था, पर वो पैसा कहां पे कन्वर्ट हो गया, स्टॉक में, फिर डेटर्स में, फिर बिल रिसीवेबल में। ये 5 महीने हमारा पैसा ब्लॉक रहा है। इस 5 महीने की ब्लॉकेज को कवर करने के लिए, इस 5 महीने के अंदर काम चलाने के लिए हमको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट भी हमको सीखना होता है। जो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट होता है किसके अंदर आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है करंट एसेट्स को लेकर। तो करंट एसेट्स के अंदर हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा स्टॉक में पैसा कितना फंस जाता है, डेटर्स में पैसा कितना टाइम फंसा रहता है, बिल रिसीवेबल्स में कितना पैसा एवरेज फॉर्म में फंसा रहता है। तो उस टाइम पीरियड के लिए हमको डेफिनेटली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि डेली रूटीन के अंदर आपको कुछ लोगों को खर्चे पे करने होते हैं, सैलरी देनी है, किसी को वेजेस देनी है, किसी को गाड़ी का किराया देना है। तो वो सारे खर्चे पे करने के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए ना। तो उस पैसे की मैनेजमेंट हम कहां पे सीखते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंडर में सीखते हैं। अब अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल का पैसा ज्यादा पड़ा रहे, अगर वर्किंग कैपिटल का पैसा ज्यादा पड़ा रहे, तो बिजनेस में हमारी लिक्विडिटी ज्यादा होगी। डेफिनेटली आपके पास पैसा मतलब ज्यादा पड़ा हुआ है, पर बिजनेस के अंदर क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, पैसा ज्यादा पड़ा होने से ठीक है, लिक्विडिटी है आपके पास, आप तुरंत किसी को पेमेंट कर सकते हो, कोई खड़े पैर पे आपसे पैसा मांगने आ गया, आप उसको भी पेमेंट कर सकते हो, पर आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि पैसा ज्यादा पड़ा होने का मतलब होता है कि आप उस पैसे को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, मतलब उस पैसे के ऊपर जो प्रॉफिट आपको कमाना चाहिए था वो प्रॉफिट आपको नहीं हो पाएगा। तो मतलब अगर वर्किंग कैपिटल के अंदर लगा हुआ पैसा ज्यादा है, तो मतलब लिक्विडिटी तो ज्यादा है, लिक्विडिटी तो ज्यादा है पर प्रॉफिटेबिलिटी कम है। अगर इससे मैं अभी आपको अपोजिट सिचुएशन की ओर लेके जा रहा हूं, मान लो वर्किंग कैपिटल का पैसा कम है, वर्किंग कैपिटल का पैसा कम है, हमारे पास डेली रूटीन के खर्चे पे करने के लिए अगर पैसा कम रखा हुआ है, तो क्या होगा, तो मतलब हमारे पास बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस में कोई खड़े पैर पे आ गया, भाई मेरे को सैलरी दे, वेजेस दे, क्या आप उसको पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वर्किंग कैपिटल के लिए अगर पैसा कम रखा हुआ है, डेली रूटीन के खर्चों को पे करने के लिए पैसा कम रखा हुआ है, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को फेस करने के लिए अगर हमारे पास पैसा कम रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी कम है तो क्या होगा, हमको डेली रूटीन के खर्चे पे करने के अंदर, लोगों को सैलरी देने के अंदर, इंप्लॉइज को वेजेस पे करने के अंदर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमको वर्किंग कैपिटल के जो आप डिसीजन लेते हो, उसमें पहले आपको यह देख लेना है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी लिक्विडिटी भी प्रॉपर बनी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी पूरी बनी रहे। दोनों का सामंजस्य है, दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना प्रॉपर अच्छे से तरीके से होना चाहिए कि हमारे पास पैसा ना तो ज्यादा पड़ा रहे ना कम पड़ा रहे। पैसा इतनी मात्रा में होना चाहिए कि आपका काम भी चलता रहे और आपके डेली रूटीन के खर्चे भी आप पे करते रहो। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। मैं फिर से एक बार पूरा रिकैप कर रहा हूं, क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर हमने पढ़े इसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर्स। फिर इसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लिक्विडिटी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, वो चैप्टर का पूरा का नाम ही यही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस फाइनेंशियल डिसीजंस प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, फाइनेंशियल डिसीजन का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो हमने स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन।
फाइनेंस की डिसीजन को लेकर, ये जो डिसीजन होता है हम लेते क्यों हैं? देखो, बिजनेस में हमको जरूरत होती है फाइनेंस की। अब फाइनेंस की जरूरत को पता करने के बाद हम ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से कितना कितना पैसा आएगा। तो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से कितना कितना पैसा आएगा, ये जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से लेकर डिसीजन। अब लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जहां से हमें काफी लंबे समय के लिए पैसा मिल सकता है। वो कौन से रिसोर्सेज हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। अब होता क्या है, इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमको डिविडेंड पे करना होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को भी डिविडेंड पे करना होता है, पर फिक्स परसेंटेज के हिसाब से। डिबेंचर्स पे हमको इंटरेस्ट पे करना होता है हर हालत के अंदर, कंपनी को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमको हर हालत में डिबेंचर्स पे और लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कोई भी डिसीजन जो आप फाइनेंस को लेने जा रहे हो तो उससे पहले हमको देख लेना चाहिए कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पे करना है, और डिबेंचर्स को जो पे करना है इंटरेस्ट हर हालत में, उन सारी बातों का हमको पहले से ही ध्यान रख लेना चाहिए। तो ये सारी बातें तो होती ही हैं कि ये जो इनको डिविडेंड देना है प्लस इनको इंटरेस्ट देना है, पर इसके अलावा और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो फाइनेंस के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंस के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, तो अब हम वो उसको थोड़ा सा डिटेल में आगे स्टडी कर लेते हैं। पहला है कैश फ्लो। अगर हमारे बिजनेस के अंदर कैश का फ्लो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब हमारे पास हमने जो प्रोजेक्ट लगाया उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हमको पैसा कंटिन्यू मिल रहा है वापिस, अगर हमारे पास पैसा हमको कंटिन्यू वापस मिल रहा है, पैसा इनफ्लो हो रहा है, इनकम हमको रेगुलर मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आप किसी को भी इंटरेस्ट की पेमेंट अच्छे से पे कर पाओगे, टाइम से आप किसी को भी इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो। अगर कैश का फ्लो हमारे पास अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि हम डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स इनके थ्रू पैसे की अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पैसे का फ्लो हमारे पास अच्छा आ रहा है तो डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स आपके लिए सूट करेंगे, आपको सूट करेंगे, आप इनसे पैसा लेकर इनको टाइम से पेमेंट इजीली कर पाओगे। क्यों कर पाओगे पैसे की पेमेंट इजीली? क्योंकि हमको रेगुलर इनकम हो रही है। दूसरी बात है कॉस्ट। कॉस्ट का हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर इनको इशू करते हुए किसी के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है तो हमको उन खर्चों का ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स को इशू करने के ऊपर एक्सपेंस जो बहुत ज्यादा आ रहा है, लागतें ज्यादा आ रही हैं, तो हमको क्या करना है, सिंपल सा तरीका फॉलो करना है, डिबेंचर से पैसा ले लो भाई। अगर डिबेंचर्स को इशू करने पर ज्यादा पंगा आ रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, खर्चा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंडा सोल्व हो जाएगा आपका, है ना, बैंक से लोन ले सकते हैं आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करके। तो कॉस्ट मतलब लागतों का भी हमको ध्यान रखना है कि किसी भी रिसोर्स से हम पैसा लेने के टाइम पर उसके ऊपर किसके ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट का अपने को बहुत खास तौर पे ध्यान रखना होता है। अगला है रिस्क। अगर बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप टाइम पर लोगों को इंटरेस्ट की पेमेंट ना कर पाओ, तो इस केस में डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स से पैसा लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर रिस्क ज्यादा है तो डिबेंचर्स को अवॉइड करो, लॉन्ग टर्म लोन्स को भी अवॉइड करो, इनको आप इशू करो ही मत, ठीक है, रिस्क ज्यादा होने की केस में। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल मतलब नियंत्रण। अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी के ऊपर ज्यादा लोगों का कंट्रोल ना हो, आपकी कंपनी के ज्यादा मालिक ना बने, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितने हैं उतना ही मेंटेन रखो, क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर और इशू कर देते हो तो क्या होगा, कंपनी के मालिकाना हक रखने वाले लोग और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कंट्रोल कम लोगों के हाथों में रखना चाहते हो तो इक्विटी शेयर्स आप कम इशू करो। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस के ओनर्स इंक्रीज करना चाहते हो, तो इक्विटी शेयर्स और भी ज्यादा इंक्रीज कर दो, इक्विटी शेयर्स और भी इशू कर दो, ठीक है, ज्यादा इशू कर दो। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट। फाइनेंस का डिसीजन लेने से पहले
हमको कैपिटल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोग क्या लेना पसंद कर रहे हैं, ये या ये। तो कैपिटल मार्केट को ध्यान में रखकर हमको वही इशू करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा रिटर्न के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों को टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर दोगे तो डेफिनेटली आप डिबेंचर से पैसा लेकर उसके ऊपर बेनिफिट ले लो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखना है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके ऊपर रिटर्न आपको कितनी मिलने वाली है, आपको जितना पैसा लगाना है उसके ऊपर आपकी कमाई कितने होने वाली है उसका भी आप ध्यान रख लो। सातवां पॉइंट, टैक्स। टैक्स का भी अपने को ध्यान रखना होता है। कोई भी फाइनेंस का डिसीजन लेने से पहले टैक्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर टैक्स की रेट ज्यादा है, टैक्स की रेट ज्यादा है तो डिबेंचर्स इशू करके उसके ऊपर आप फायदा ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है हिंदी में लोचशीलता। लोचशीलता जैसे अलास्टिक होती है, अलास्टिक को आप कभी भी खींच सकते हो, वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपको कभी खड़े पैर पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का या डिबेंचर्स का अगर पैसा वापस करना पड़ गया तो क्या आप कर दोगे क्या? तो फ्लेक्सिबिलिटी को अपने को ध्यान रखना है कि हमारे बिजनेस में कैपिटल रिटर्न करने को लेकर डिबेंचर्स होल्डर की प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अगर आपको मनी रिटर्न करनी पड़ गई तो क्या आप उसको रिटर्न कर पाओगे? अगर आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कभी कभी हमको जो वैधानिक कानूनी कार्रवाइयां होती हैं उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग भी कुछ स्टैंडर्ड हमारे बिजनेस में फिक्स किए हुए होते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनीज जो भी हैं वो इक्विटी शेयर ही इशू कर सकती हैं। क्या बैंकिंग कंपनीज सिर्फ इक्विटी शेयर ही इशू कर सकती हैं? बाकी की कुछ कंपनियों के लिए, जैसे मान लो मैं कह दूं कि डेट इक्विटी रेशो, समता ऋण अनुपात फिक्स किया हुआ है, जैसे 2:1, 4:1, 6:1, तो ये वाली बातें भी अपने को ध्यान रखनी है कि हमारे पास इक्विटी डिबेंचर से 2 गुने होने चाहिए या डिबेंचर इक्विटी से 2 गुने होने चाहिए। वट एवर जो भी रेशो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी फिक्स होती हैं, वो जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेबी की, वो भी हमको फॉलो करनी चाहिए। तो इन सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हमको फाइनेंस का डिसीजन लेने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो फाइनेंस का डिसीजन डेफिनेटली हमारे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को लेकर डिसीजन है। वो पैसा इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, लॉन्ग टर्म लोन से, इसके अलावा काफी सारे फैक्टर और भी होते हैं जो हमारे फाइनेंस के डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। तो हम अब बात करने जा रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं। डिविडेंड डिसीजन को हम बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को हिंदी में हम बोलते हैं लाभांश निर्णय। लाभांश मतलब बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को करने का जो हमारा टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किसके लिए कमाती है कंपनी? शेयर होल्डर्स के लिए या अपने पास रिटेन करने के लिए, बचा के रखने के लिए। तो जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हमको एक डिसीजन लेना होता है कि उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दें और कितना प्रॉफिट हम अपने पास बचा के रख लें। अगर हम शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देते हैं पूरा का पूरा तो फर्म के पास, कंपनी के पास कुछ भी बचकर नहीं रहने वाला, और अगर हमको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट लेना हो तो हम उस बेनिफिट को नहीं ले पाएंगे। अगर हम सारा का सारा प्रॉफिट रोक कर रख लें, शेयर होल्डर्स को ना दें, तो शेयर होल्डर क्या हो जाएंगे? असंतुष्ट हो जाएंगे और हमारी कंपनी के शेयर्स को हो सकता है कि वो सेल कर दें। हमको हो सकता है कि जो हमने सारा प्रॉफिट रोक के रखा उससे हम फ्यूचर में आने वाली किसी अपॉर्चुनिटी का, अवसर का फायदा तो ले लें, पर शेयर होल्डर्स को अगर हमने 1 रुपया भी नहीं दिया तो शेयर मार्केट के अंदर हमारे शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि शेयर मार्केट में हर किसी को लगेगा कि ये कंपनी तो प्रॉफिट डिवाइड करती ही नहीं है, शेयर होल्डर्स को देती ही नहीं है। तो जब भी कंपनी में प्रॉफिट होते हैं तो हमको एक ऐसा संतुलन, एक ऐसा बैलेंस बना के रखना होता है कि शेयर होल्डर्स में भी डिवाइड हो जाए और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपने पास बचा के रख लें। उसको, जो हिस्सा हम अपने पास बचा के रखते हैं उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं?
रिटेन्ड अर्निंग। तो मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई रखें और फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए आज ही प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा कर रख लें। तो इसीलिए हम इस डिसीजन को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि कितना प्रॉफिट बांट दे और कितना प्रॉफिट हम अपने पास रोक कर रखें। ठीक है, अब बात आती है कि डिविडेंड डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फैक्टर नंबर 1, अर्निंग। अगर हमारी अर्निंग काफी अच्छी हो रही है तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड इजीली डिवाइड कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर हमारा प्रॉफिट कमाने की क्षमता हर बार स्थिर है, हर बार हम रेगुलर प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो ऐसी कंपनीज प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पसंद करती हैं, हर बार रेगुलर डिविडेंड देना पसंद करती हैं। तीसरी बात, डिविडेंड स्टेबिलिटी। डिविडेंड स्टेबिलिटी का मतलब है आपने जो डिविडेंड देना स्टार्ट किया है, लाभों में हिस्सा देना स्टार्ट किया है, वो आपको हर बार स्थिर बना के रखना है। पर स्थिर बनाकर के रखने का मतलब, स्थिर बना के रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने मान लो एक बार अगर 10,000 का प्रॉफिट डिवाइड किया तो अगली बार भी 10,000 ही बांटना है। आप 10,000 तो बांट ही सकते हो, पर 10,000 से ज्यादा भी बांट सकते हो। मतलब हमारा जो डिविडेंड बांटने का जो तरीका है वो 10,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। अपने को स्टेबिलिटी रखनी है, स्थिरता रखनी है, क्योंकि जो भी कंपनी अपने डिविडेंड के अंदर स्टेबिलिटी रखती है, प्रॉफिट या तो स्थिर बना कर रखती है या इससे ऊपर बांटती है, उस कंपनी की गुडविल हमेशा ज्यादा अच्छी होती है। तो अपने को डिविडेंड के अंदर स्टेबिलिटी भी रखनी होती है, तो ये वाला फैक्टर भी बहुत इफेक्ट करता है। अगली बात है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी के पास भविष्य में ग्रोथ करने के अवसर हैं तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड को डिवाइड करने की बजाय, शेयर होल्डर्स को बांटने की बजाय, अभी डिविडेंड्स को हम अपने पास रोक कर रखेंगे, क्योंकि उस पैसे से, उस प्रॉफिट से हम फ्यूचर में कोई और प्रॉपर्टी या और कहीं पर बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब अगर आपको ग्रोथ का लग रहा है ऑप्शन कि आपका फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, तो आप डिविडेंड मत बांटो, अपने पास रोक के रख लो। अगला पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। देखो, जब भी हम डिविडेंड डिवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, तो क्या होता है? कैश का फ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, बहुत सारा पैसा, प्रॉफिट का हिस्सा बाहर जाता है। तो अगर आपके पास कैश का फ्लो बहुत अच्छा है, अगर हमारे पास रेगुलर कैश आता है, तो डिविडेंड बांटना बहुत अच्छा है। अदरवाइज कैश फ्लो अगर हमारे पास नहीं हो रहा है, पैसा हमारे पास नहीं है, तो आप डिविडेंड को रोक के रखो और कहीं इन्वेस्ट करो, उस पैसे के ऊपर भी और प्रॉफिट अर्न करो, देन आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइड कर दो। तो कैश फ्लो की पोजीशन भी आपको अपने बिजनेस में देखनी होती है। अगला जो फैक्टर है, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। कुछ लोग सिर्फ शेयर्स के ऊपर भी पैसा कमाते हैं, उनका जो कमाई का साधन होता है सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स की ट्रेडिंग कर कर वहां से प्रॉफिट अर्न करना होता है, वहां से डिविडेंड रिसीव करना होता है। अगर हमारी कंपनी के पास ऐसे शेयर होल्डर हैं जो सिर्फ हर बार फिक्स्ड डिविडेंड लेना चाहते हैं, जिनको हर साल अर्निंग लेनी है, तो हमको डिविडेंड बांटना होगा। अदरवाइज अगर आपके पास रेगुलर डिविडेंड लेने वाले शेयर होल्डर नहीं है, तो आप प्रॉफिट को अपने पास बचाकर रखने का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, टैक्स की पॉलिसी। टैक्स की पॉलिसी को भी ध्यान रखना होता है, पर मैं आजकल आपको बताता हूं, आजकल डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथों में जब जाते हैं तो उसके ऊपर क्या टैक्स नहीं लगता है। इसलिए आजकल जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो मैक्सिमम डिविडेंड लेना पसंद करते हैं। अगली बात, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट की एक बहुत अच्छी रिएक्शन होती है डिविडेंड को पे करने के ऊपर। अगर हमने डिविडेंड पे किया तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर हमने डिविडेंड नहीं डिवाइड किया, डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं दिया, तो हर किसी के मन में क्या आएगा? ये कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे शेयर्स की वैल्यू टूट जाए, शेयर्स हमारे गिर जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। अगर आप कैपिटल मार्केट से लोन लेना चाहते हो तो
कैपिटल मार्केट को हमें ये शो करना पड़ता है कि हम डिविडेंड हर साल पे करते हैं, डिविडेंड पे करने की पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बैंक में गए, बैंक वालों को ये पता चल जाए कि ये बंदा टाइम से पैसे देता नहीं है, रिटर्न ही नहीं करता, तो क्या बैंक वाले आपको लोन देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसी तरह से कंपनी अगर डिविडेंड बांटती ही नहीं है तो बैंक वालों को क्या लगेगा, लोन देने वालों को क्या लगेगा कि इस कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है इसलिए डिविडेंड नहीं देती है। अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो क्या बैंक वाले या कोई लोन देने वाला आपको लोन देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इसीलिए अगर आप कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो आपको हर साल डिविडेंड डिवाइड कर देना चाहिए, बांटना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी गुडविल अच्छी होती है। लोगों की नजरों में आपकी गुडविल अच्छी होगी, उनको यही लगेगा कि आप डिविडेंड बांट देते हो, आपकी प्रॉफिट पे करने की क्षमता अच्छी है, कैश पे करने की क्षमता अच्छी है, तो डेफिनेटली वो लोग आपको लोन इजीली प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल प्रोविजंस। कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग या सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं, उन लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए भी हमको डिविडेंड को पे करना होता है। डिविडेंड को पे करने से पहले कुछ डेप्रिसिएशन या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको घटानी होती है, लेस करनी होती है प्रॉफिट में से, वो सारी जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम है, वो हमको फॉलो करने होते हैं। तो लीगल प्रोविजंस का पालन करना भी हमको जरूरी है। किस टॉपिक में? डिविडेंड डिसीजन लेते हुए। मतलब डिविडेंड डिसीजन लेते हुए जो भी कानूनी कार्रवाई है, कानूनी जो भी प्रोविजन है, उन प्रोविजंस को भी हमको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन का क्या मतलब है कि कभी कभी मान लो हमने किसी से लोन लिया, लोन पे पैसा लिया, तो जो भी पर्सन आपको लोन देने वाला है, जो भी आपका ऋणदाता है, वो आपको डिविडेंड डिवाइड करने के ऊपर रोक लगा सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ पावर उस सामने वाले के हाथ में चली जाती है। अब लोन लेने वाला, जिस पर्सन ने आपको लोन दिया है, वो क्या चाहेगा कि पहले आप उसको इंटरेस्ट पे करो, उसके बाद प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड डिवाइड करना है। तो अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करो। अगर आपने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया तो वो पर्सन सामने वाला आपको क्या लगता है कि डिविडेंड पे करने देगा? नहीं पे करने देगा। तो हमको ये बातें भी थोड़ी ध्यान में रखनी होती है कि अगर आपने लोन पे पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है या डिबेंचर से लोन लिया है, तो आपका जो डिबेंचर होल्डर है या बैंक लोन देने वाला जो भी आपको पर्सन है, वो आपको डिविडेंड डिवाइड करने के ऊपर आपके सामने रोक लगा सकता है और आप डिविडेंड डिवाइड नहीं कर पाओगे, प्रतिबंध लग सकता है। और अब हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक जो अब हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड आपको देखो क्या सजेस्ट करता है, ऐसी प्लानिंग जो फाइनेंस को लेकर है। देखो, प्लानिंग हम किस लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। प्लानिंग को करते हुए हमें कभी कभी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी देखना पड़ता है। पास्ट के एक्सपीरियंस को देखकर हम फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करते हैं। डेफिनेटली प्लानिंग होती तो फ्यूचर के लिए है, पर उस फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कभी कभी हमको पास्ट को भी देखना होता है। तो अब इस वीडियो में जो हम प्लानिंग करने की सोच रहे हैं वो है हमारी फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग, मतलब पैसे की प्लानिंग, वित्त की प्लानिंग, वित्त का नियोजन। तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम करते क्यों हैं? क्योंकि किसी भी बिजनेस के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमको फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस चाहिए तो हमको क्या करनी होगी? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए हमारी कौन कौन सी पैसे की कितनी जरूरत है, आवश्यकता, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ये देखेंगे कि वो पैसे की प्राप्ति कहां से होगी और उस पैसे का हम उपयोग कैसे करेंगे, सदुपयोग कैसे करेंगे, उसका अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूं, तीन सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि हम ये देखते हैं कि पहले तो फाइनेंस की नीड कितनी है, फिर वो फाइनेंस की प्राप्ति कहां से होगी, फिर हम ये देखेंगे कि उस फाइनेंस को हम
अच्छे से यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर तीन सबसे खास बात और भी होते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फाइनेंशियल्स को लेकर हम पॉलिसीज, फिर फाइनेंस को लेकर हम प्रोसीजर्स, ये तीन बातें आएंगी और यही तीन बातें हमारी प्रोसीजर के अंदर भी हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के अंदर हमारी ये तीन बातें भी आने वाली हैं, क्योंकि हमको ये देखना होता है कि फाइनेंस की आवश्यकता, हमारे फाइनेंशियल के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत होगी। पर उस फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए हमको पॉलिसीज भी रिकवर करनी होगी, कवर करनी होगी, और उसी फाइनेंस के ऊपर हमको एक प्रोसीजर भी फॉलो करना होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या स्टडी करने जा रहे हैं, फाइनेंस प्लानिंग का प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप आ रहा है वो हमारा आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, देखो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म आप फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्यों फिक्स करते हो, क्योंकि आपको छोटे वक्त के लिए तरलता चाहिए होती है, लिक्विडिटी चाहिए होती है, आपको पैसा थोड़े समय के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि आपको फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर रेगुलर लिक्विडिटी बना के रखनी होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अगर आपको ऑन द स्पॉट किसी को पेमेंट करनी पड़ गई तो क्या आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की हालत में हो या नहीं हो। डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए क्या हमारे पास पैसा है या नहीं है, दैट इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ये हमारी होती है छोटे वक्त की पैसे की जरूरत। इसी तरह से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए भी फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करती है। लॉन्ग टर्म के लिए हमको पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी कभी भी खरीदनी पड़ सकती है, मशीन खराब होगी, खड़े पैर पे क्या करोगे, 10 लाख रुपए कहां से लेकर आओगे, तो वो जरूरत भी हमको पूरी करनी होती है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, छोटे समय के और लंबे समय के। दूसरी बात, प्रोसेस का सेकंड स्टेप डिटरमाइन कर लिया हमारे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। डिटरमाइन करने के बाद क्या करना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल पॉलिसीज को हमको फॉलो करना होगा। काफी सारी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, जैसे फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाने से पहले हमको कैपिटल पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, इन सारी पॉलिसी को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन सारी पॉलिसीज के अंदर अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हमको जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है इन पॉलिसीज को ध्यान में रख के करना होगा। तो फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाने से पहले ये सारी पॉलिसीज को हमें ध्यान में रखना होता है, उसके बाद ही हमको आगे का काम करना होता है। जैसे मान लो डिविडेंड की पॉलिसी, कंपनी स्टार्टिंग के टाइम में ये पॉलिसी बना सकती है कि हम जब कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर हमको डिविडेंड पे तो करना है पर कम पे करना है। क्रेडिट की पॉलिसी, उधार देने या उधार लेने की पॉलिसी, उधार किससे लेंगे, कितने समय के लिए उधार देंगे, ये कितने समय में पैसा सामने वाले को हम वापस कर देंगे, ये सारी बातें क्रेडिट पॉलिसी के अंदर। तो इन सारी पॉलिसीज का भी हमको ध्यान रखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंस की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, आपको पॉलिसीज का ध्यान रखना होगा। थर्ड स्टेप, थर्ड प्रोसेस का जो हमारा लास्ट स्टेप है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसीजर। फाइनेंस के फाइनेंशियल प्रोसीजर भी होते हैं। देखो डिविडेंड को पे करने की अपने आप के अंदर एक पॉलिसी है। अब डिविडेंड पॉलिसी के अंदर भी कुछ ना कुछ स्टेप तो होंगे, तो जो स्टेप हैं वो स्टेप की बात हम प्रोसेस के थर्ड स्टेप में कर रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कौन कौन से स्टेप होंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पे हमें ये करना है, स्टेप नंबर 3 में ये करना है। अगर मैं डिविडेंड ने ना पे कर पाया तो ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है या ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंड सो ऑन। इसी तरह से मान लो सेकंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा, क्रेडिट पॉलिसी। पर क्रेडिट पॉलिसी के अंदर भी तो कोई ना कोई स्टेप होंगे ना। मान लीजिए आपने किसी को उधार में माल बेचा, वो बंदा आपको 3 महीने में पैसा देने की बात बोल के गया था, आप 3 महीने के बाद उसने पैसे पे नहीं किए, तो आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप उससे पैसा निकलवाने के लिए कोई आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा।
कोई प्रोसीजर फॉलो करना होगा। पहले हम उसको फोन करके पूछेंगे, हाँ भाई कब पैसे दे के जाएगा, नहीं दे के गया, उससे जाकर मिलेंगे, नहीं दे के गया, फिर और कोई मेथड फॉलो करेंगे, फिर नहीं दे के गया, हो सकता है कि कोई कानूनी कार्रवाई भी कर दें। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने आप के अंदर ही एक पॉलिसी का एक पार्ट है। पॉलिसी को देखना तो स्टेप नंबर 2 है, उस पॉलिसी के अंदर कौन कौन से स्टेप हैं ये मैं बात कर रहा हूं स्टेप नंबर 3 के अंदर। डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसीजर, फाइनेंस को पूरा करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होगा, उसके कौन सा स्टेप होगा। तो स्टेप वाइज हमको काम करना होता है, ठीक है। तो ये हुई हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल सी बात, हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। अब फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को पूरा करने के लिए हमको भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, प्रेजेंट में ही ऑब्जेक्टिव फिक्स करने होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि हमको जब भी मजबूरी के टाइम पर पैसे की जरूरत हो, पैसे की मजबूरी के टाइम पे जब भी जरूरत हो, हमको टाइमली अवेलेबल हो जाना चाहिए पैसा, ठीक है। खड़े पैर पे कोई आपसे पैसा लेने के लिए आ गया, आपके पास पैसा होना चाहिए। खड़े पैर पर आपकी कभी कोई मशीन खराब होगी, 10 लाख रुपए पे करना पड़ गया, तो उस 10 लाख रुपए को पे करने की अगर आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग नहीं की तो क्या हो जाएगा, काम रुक जाएगा, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे पास टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट आपके पास पैसे की उपलब्धता होनी चाहिए, टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, जब जरूरत पड़े हमको ये ध्यान रखनी है ये वाली बात। तो टाइमली अवेलेबल होना चाहिए फाइनेंस। दूसरी बात है प्रॉपर बैलेंस ऑफ द फाइनेंस, हमको पैसे के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी रखना है। पैसा ना तो ज्यादा हो ना कम हो, पैसा अगर कम पड़ा रहेगा बिजनेस में तो आप रेगुलर रूटीन के खर्चे पे नहीं कर पाओगे, है ना। सैलरी मांगने आया, कहां से पे कर पाओगे। तो पैसा अगर कम है प्रॉब्लम, पैसा अगर ज्यादा पड़ा हुआ है तो भी क्या, प्रॉफिट का नुकसान होता रहेगा, क्योंकि ये जो फालतू पड़ा हुआ पैसा है वो आपके किसी काम का नहीं है, नुकसान में हो रहा है आपका। तो हमको फाइनेंस के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, पहली बात हमको टाइम पर पैसा अवेलेबल हो जाए, दूसरी बात फाइनेंस के बीच में बैलेंस बना रहे, प्रॉपर बैलेंस हमारे पास रहे, ना तो बैलेंस ज्यादा हो ना बैलेंस कम हो, ना तो पैसा ज्यादा पड़ा रहे ना कम पड़ा रहे, अपने को एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना होता है। अब हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस के अंदर पहली बात है सिचुएशंस को फेस करना। फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि फ्यूचर की सिचुएशंस को फेस करने के लिए, कभी भी फ्यूचर में आपके सामने कोई भी पैसा मांगने आ जाए हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें। मशीन खराब होगी, अभी एग्जांपल दे रहा था, 10 लाख पे करने पड़ गए, कहां से करोगे, प्लानिंग नहीं की थी हमने, तो प्लानिंग तो करके रखनी पड़ेगी। प्लानिंग करोगे तभी तो खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट आप मशीन को परचेज कर पाओगे, नहीं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुकेगा तो क्या, सेल नहीं हो पाएगी, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरीज कहां से बांटोगे, खर्चे कैसे निकालोगे बिजनेस के, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सिचुएशंस को फेस करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस के अंदर काफी बड़े बड़े झटके लगते रहते हैं, नुकसान होता रहता है, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हमको आज की डेट पे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। कुछ सरप्राइजेस भी मिलते रहते हैं, आश्चर्य, यहां से पैसा आ गया, झटका खा जाएंगे। कभी कभी तो लोग कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 1 करोड़ रुपए जीते हैं, वहीं पे हार्ट अटैक हो जाता है। तो उस हार्ट अटैक से भी बचने के लिए कुछ फायदा भी जब हमको एकदम से सडनली होता है ना, हमको वहां से भी झटका लग जाता है, तो उस झटके से भी हमको संभल के चलना है। अब चाहे वो फायदा अच्छे काम से हो रहा है या बुरे काम से हो रहा है, किसी बेनिफिट से हो रहा है किसी लॉस से हो रहा है, वट जो भी सिचुएशन हमारे सामने है उसको फेस करने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके लिए बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की बात मैंने अभी आपको रखी, हर काम में आपको कोऑर्डिनेशन रखनी है, हर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखना है, हर प्रोसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन आपको रखना पड़ेगा। चौथी बात, वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, इसका भी अपने को अवॉइड करना है, पैसा फालतू पड़ा ना रहे, नुकसान ना होता रहे, यही बात मैं आपको यहां पे कर रहा था, प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। तो फाइनेंस की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ना फालतू पैसा हो ना कम पैसा हो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए पैसे का, ठीक है। नहीं तो वो फालतू पैसा कहीं पड़ा हुआ है बिजनेस में तो भाई उसको कहीं बैंक में रख के कम से कम इंटरेस्ट ले लो, कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करा के वहां से इंटरेस्ट कमा लो। फालतू पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है क्या काम का है भाई। अगली बात है लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं तो उससे क्या होता है, एक लिंक क्रिएट हो जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए।
तो एक कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग से प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा लिंक क्रिएट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको कितना का पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए, ये सारी बातें हमको कहां से पता चलेंगी? फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर नहीं कर रखी तो ये काम कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कर ही नहीं रखी, पैसा सेफ रखने की आदत हमको अगर हम है ही नहीं, तो हम खर्चा करने के बारे में, बजट बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। दिवाली पे कितना खर्चा करना है आपको तब पता चलेगा ना जब आप पैसा बचाते हो, आपने कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। अगर हमने प्लानिंग ही नहीं कर रखी है तो सब कुछ हमारा गड़बड़ चलता रहेगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है? इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग दोनों के डिसीजंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, तालमेल बना देता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। हमको कंट्रोल भी करके रखना होता है ना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? हम स्टार्टिंग में कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, काम जो हो जाता है दोनों का आपस में कंपैरिजन कराते हैं, जहां पे गड़बड़ आ गई, जहां पे डेविएशन आ गया, उस डेविएशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग करना नहीं है, कंट्रोल करना भी है। फाइनेंस को कंट्रोल करना। फाइनेंस फालतू नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ऑन द स्पॉट लोगों को पेमेंट हम कर सकें, कहीं से पैसा एक्स्ट्रा आ गया हम उसको मैनेजमेंट कर सकें, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल हो पाए, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो गड़बड़ कहां पे आई, कारणों का पता लगाओ, रीजन फाइंड आउट करो, गड़बड़ कहां पे हुई, उन रीजंस को दूर करो, गड़बड़ियों को दूर करो, डेविएशन को हटाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की थी वो प्रॉपर और सही तरीके से हुई है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना किसी भी बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम पूरे चैप्टर को यहां पर आकर निचोड़ रहे हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा टारगेट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सिंपल सी बात है, सोचकर देखो कि आपने किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में पैसा लगाया है। क्यों लगाओगे पैसा आप? क्योंकि आप अपने उस वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो। आप प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हो? आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हो क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। इसी तरह से किसी भी बिजनेस के अंदर जब भी शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, उनकी वेल्थ, उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए। तो देखो, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी को चला कौन रहा है? मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स को, फाइनेंशियल मैनेजर को इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए कि वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करके दिखाएं, शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करके दिखाएं। तो हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं अभी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डील करने के लिए हमने किसको अपॉइंट किया होता है? फाइनेंशियल मैनेजर को। फाइनेंशियल मैनेजर को इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होता है कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस का जब भी डिसीजन ले, इन तीनों बातों को जब भी डिसाइड करे, वो शेयर होल्डर्स को ध्यान में रख ले, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने ही पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स की वजह से ही फाइनेंशियल मैनेजर काम पर लगा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजर को नौकरी क्यों मिली हुई है? शेयर होल्डर्स की वजह से। शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया तभी तो कंपनी चल रही है। तो फाइनेंस मैनेजर को ये तीनों डिसीजन बहुत ध्यान से सोचकर ही लेने चाहिए, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर का जो ध्यान होना चाहिए वो बिजनेस के ओनर्स के बेनिफिट की ओर होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस में जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जो बिजनेस के ओनर हैं, उनके बेनिफिट के लिए वो काम करे, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है इंक्रीज हो जाए, उनकी वेल्थ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संपदा, संपदा उनकी बढ़ जाए। तो बिजनेस में सिंपल सी बात है, जब भी शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ इन ए कंपनी। मान लीजिए स्टार्टिंग में 10,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इन्होंने 1 लाख रुपए लगाया। 10,000 शेयर्स खरीदे इन लोगों ने, 10 रुपए के हिसाब से खरीदा था, इन लोगों ने कितना लगाया? 1 लाख रुपए। 5 साल के बाद भी मान लो इस शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो मतलब टोटल वैल्यू उनको कितनी मिल रही है? अभी भी 1 लाख। तो 5 साल के बाद भी आपको वही 1 लाख
मिल रहा है, कोई बेनिफिट लग रहा है आपको? नहीं। अब मान लो यही वैल्यू आपकी इंक्रीज होकर 15 रुपए हो जाए, अब आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 लाख रुपए। पहले आपने पैसा कितना लगाया था? 1 लाख। अभी आपकी वेल्थ इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? 1.5 लाख। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना फाइनेंस मैनेजर का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाता है किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए फाइनेंस मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना है। फाइनेंस मैनेजर को शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना होता है। इंक्रीज करे कैसे? तो उस इंक्रीज को करने के लिए उसको फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ध्यान से लेने होते हैं। कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस हैं? ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। मतलब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हुए एक फाइनेंशियल मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट वहां करनी है जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है? जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इसी तरह से फाइनेंस डिसीजन लेने से पहले, फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले उसको ध्यान रखना है कि उसको पैसा वहां से फाइनेंस पे लेना है, उसको पैसा वहां से उधार या फाइनेंस पे लेना है जहां पर लागत कम आए। पता चले कि एक जगह पर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, एक जगह आपको 20% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल मैनेजर ने अपने बेनिफिट के लिए 20% के ऊपर लोन ले लिया, गड़बड़ है, वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। तो फाइनेंस मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी फाइनेंस पर किसी से पैसा ले, लोन ले, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा ले, शेयर्स इशू करे, तो उसको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी काम करे इस तरह से करे कि कॉस्ट, खर्चा कम से कम आए, क्योंकि खर्चा कम से कम आएगा तभी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होएगी। नहीं तो खर्चे अब क्या करोगे? शेयर होल्डर्स के ऊपर डाल दोगे, भाई देखो भाई खर्चा ज्यादा हो गया है, खर्चा ज्यादा हो गया है, आपको डिविडेंड देने के लिए कुछ है ही नहीं, हमने आपके लिए कुछ कमाया ही नहीं है, सारा का सारा खर्चा हो गया। नहीं, ऐसा गड़बड़ नहीं कर रहा है। जब भी आप फाइनेंसिंग का डिसीजन लो, कॉस्ट, खर्चा, लागत कम से कम होनी चाहिए। तीसरा, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है तो क्या करना होता है? डिविडेंड डिवाइड करना होता है। अब डिविडेंड डिवाइड करना है तो ऐसे करना है कि शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई रखें, प्लस शेयर होल्डर्स को पैसा डिवाइड करने के बाद, प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद कंपनी के पास रिजर्व में भी कुछ पड़ा रहे। रिजर्व में क्यों रखते हैं? फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए, भविष्य की अनिश्चितताओं को सामना करने के लिए। फ्यूचर में कोई आपके सामने प्रॉब्लम आके खड़ी होगी तो वो प्रॉब्लम कहां से फेस करोगे आप? रिजर्व में से। तो डिविडेंड डिसीजन लेते हुए भी ये ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर सेटिस्फाई रहे, प्लस हमारे पास रिजर्व के अंदर भी पैसा पड़ा रहे। तो ये हमारा टॉपिक था कि शेयर होल्डर्स की अगर वेल्थ को इंक्रीज करना है, शेयर होल्डर्स के लिए अगर फाइनेंस मैनेजर ने काम करना है तो उसको फाइनेंशियल डिसीजन ध्यान से लेने होंगे। ये 3 फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आता है। ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था। देखो, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजर को इन तीनों टॉपिक के ऊपर बहुत ध्यान से काम करना होता है। इन्वेस्टमेंट वहां करनी है प्रॉफिट जहां ज्यादा से ज्यादा हो, फाइनेंस का काम वहां से करना है, फाइनेंसिंग वहां से लेनी है जहां पे कॉस्ट, खर्चा आपका कम से कम आए, डिविडेंड ऐसे डिवाइड करना है जैसे शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई रह जाएं और हमारे पास रिजर्व में भी पैसा रखा रहे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक। ये चैप्टर हमारा इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।